गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार। बच्चों, वर्णों से आप सभी परिचित हैं। आप लोग नर्सरी में होते हैं तभी आपको वर्णों का ज्ञान करा दिया जाता है ना। वर्णों में क्या होता है? वर्णों में स्वर और व्यंजन आते हैं। तो आज हम वर्णों को थोड़ा डिटेल से यानी कि विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, यानी कि भाषा की वो इकाई जिसे और तोड़ा ना जा सके, वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ अभी। देखिए, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कैसे है तो मैं आपको बताती हूँ। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। जब हम वर्णों को जोड़ते हैं, हमें पहुंचना है भाषा तक कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कैसे है। मैं बताऊँ, वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। जब हम वर्णों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं ध्वनियों को, तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जब हम शब्दों को मिलाते हैं, शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। फिर हम जब शब्दों को जोड़ते हैं सार्थक क्रम में, तो क्या बनते हैं? सार्थक और व्यवस्थित क्रम से वाक्य बन जाते हैं। फिर वाक्यों से बच्चों बनती है भाषा। यानी कि भाषा क्या होती है? जो कुछ हम बोलते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान हम किस माध्यम से करते हैं? भाषा से करते हैं। तो वो जो विचार हम दूसरे के सामने रखते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाक्यों को करते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। तो वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण हुई। तो ये होते हैं बच्चों हमारे वर्ण। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसको और तोड़ा ना जा सके, वो होते हैं वर्ण। तो बच्चों, वर्ण को पढ़ने के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। वर्णमाला क्या होती है? किसी भाषा के प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, किसी भाषा के प्रयोग किए जाने वाले किसी भी भाषा में जो प्रयोग करते हैं सभी वर्ण, वो निश्चित और क्रमबद्ध समूह में रखे जाते हैं, वो होती है वर्णमाला। भाषा में जो भी वर्ण प्रयोग होते हैं उन्हें एक सही क्रम में रखना, निश्चित क्रम में रखना कि इस वर्ण के बाद यही वर्ण आएगा, निश्चितता होनी चाहिए उसकी। तो वो जो बनता है किसमें होती है? वो वर्णमाला कहलाती है। इसे कहते हैं वर्णमाला। अब बच्चों, हम चार्ट के माध्यम से वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आते हैं वर्णमाला पर। तो हमने देखा कि वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का समूह। निश्चित और क्रमबद्ध रूप से वर्णों का समूह होती है वर्णमाला। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से वर्णमाला बनती है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर होता है वो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, वो होते हैं स्वर्ण। फिर से समझें आप। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, उसके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो वो होते हैं स्वर। बच्चों, हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो है 11, ये स्वर हैं क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। इनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो बच्चों, अब देखिए, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व स्वर। देखिए, जैसे अ, ई, उ, री। देखिए, मैंने कितनी जल्दी से बोल दिया। अ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में मुझे बहुत कम समय लग रहा है। अ को बोलने में, ई को बोलने में, उ को बोलने में और री को बोलने में मुझे समय कम लग रहा है, इसलिए हो गए ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी कि बड़ा। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जितना समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगा, उससे दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में। देखिए, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये है हमारे दीर्घ स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर होते हैं बच्चों 4, दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7। याद रखेंगे, 7 और 4 11। अभी मैंने आपको बताया था स्वरों की संख्या होती है 11। उसके अलावा होता है बच्चों प्लुत स्वर। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय ये लेता है बोलने के लिए। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जितना समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगता है, उससे 3 गुना ज़्यादा समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। और इसे दर्शाने के लिए इस प्रकार
एक संकेत का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इसे बोलूंगी ओम, मैया, राम, जैसे मैंने अभी बोला, आपने देखा इसमें कितना समय लगा, तिगुना समय लगा, ये इसका संकेत होता है। तो ये होते हैं बच्चों हमारे स्वर। इसके बाद देखिए वर्णमाला का दूसरा भाग है व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है। फिर से सुनिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से। स्वर कौन से हैं हमारे? देखिए ये हमारे स्वर हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हम इनका प्रयोग करते हैं वो होते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन देखिए बच्चों कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर आने से पूर्व कंठ, मूर्धा, जीवा, ओष्ठ्य, दांत आदि का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से सुने इसकी डेफिनेशन एक बार। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर आने से पूर्व कंठ, मूर्धा, जीवा, ओष्ठ, दांत आदि का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए अभी हम पढ़ते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। ये जो वर्ण है बच्चों, इन्हें हमने वर्गों में बांटा है। देखिए जो क, ख, ग, घ, अंग। देखिए ये क से शुरू हो रहा है तो इसे हमने नाम दिया क वर्ग। च, छ, ज, झ, य, इसे नाम दिया च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, इसे नाम दिया ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। तो जो पहला इनका व्यंजन है उससे से क्या हो रहा है? हमारा वर्ग शुरू हो रहा है। पहले वर्ण के नाम से ही वर्ग बन रहा है। तो ये तो हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। उसके अलावा इसमें दो और आते हैं, इसी में ड और ढ, ये सभी हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्ण व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। मतलब हमारी जीभ जो है मुंह के अंदर के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, हल्का सा स्पर्श करती है। जैसे आपने स्पर्श व्यंजन में देखा, जब हम क, ख, ग बोल रहे हैं तो जीभ स्पर्श कर रही है हमारी, कभी तालु पर, कभी मूर्धा पर। लेकिन यहाँ क्या है? अंतस्थ व्यंजन में जीभ पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। जैसे बोल के देखिए, य, र, ल, व, हल्का सा स्पर्श करती है। तो ये है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद है बच्चों ऊष्म व्यंजन। इसमें देखिए बच्चों ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है किंतु मुख के कोई भी भाग आपस में स्पर्श नहीं करते। जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म वायु निकलती है लेकिन मुख का कोई भी भाग आपस में स्पर्श नहीं करता। तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे श, श, स, ह, इनको बोल के देखिए, आपको समझ आएगा। इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त वर्ण। तो व्यंजन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो या दो से अधिक, देखिए क और श। देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम किसी भी वर्ण के साथ हलंत लगाइए, देखिए हलंत का चिन्ह है इन सभी में लगा है, क में, त में, ज में और श में। किसी भी वर्ण के साथ अगर हलंत लगाया हुआ है उसका अर्थ होता है कि वो वर्ण क्या है? वो स्वर से रहित है, यानी कि आधा है। तो यहाँ पे देखिए क, ये जो क है ये व्यंजन है लेकिन अभी ये स्वर में नहीं है, तो ये आधा है। और इसके साथ जब हमने श जोड़ा तो क्या बन गया? श। क्षत्रिय वाला आपने सुना ना, क्षत्रिय, कक्षा, ये वाले शब्द आपने सुने हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ये वो वाला श है। फिर है त, र। देखिए त के साथ भी हलंत है, इसका अर्थ है कि ये अभी तरह, ये अभी भी स्वर से रहित है, इसमें स्वर नहीं है, आधा है ये। और र, तो इसको जब जोड़ते हैं त्र बनता है। त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, त्रिमूर्ति, है ना। अब देखिए ज के साथ जब य जोड़ा हमने क्या बना? ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी। श के साथ र जोड़ा, श्र, श्रमिक, श्रम। तो ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। इनमें क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं। देखिए ये सभी व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है, लेकिन ये क्या है? आधे आधे हैं, क्योंकि इनमें हमने हलंत लगाया। तो इसको ध्यान रखेंगे, हलंत लगा होता है इसका अर्थ होता है कि वहाँ पे स्वर नहीं है, अर्थात वो आधा है। ये है पूरे, तो इन्हें मिलाकर क्या बना हमारा संयुक्त व्यंजन।
तो ये बच्चों आपने देखिए पढ़ लिया, हमारा क्या पढ़ा अभी, स्वर भी पढ़े हैं, व्यंजन भी पढ़े हैं, कुछ और चीज़ें हैं इसमें, अयोगवा, अनुनासिका, अनुस्वार, ये सब मैं आपको अभी आगे वीडियो में पढ़ाऊंगी। अब हम चलते हैं बच्चों वर्णों के उच्चारण स्थान पर। अब हमने देखिए वर्ण पढ़े, ठीक है, उन्हें बोलने का तरीका देखा, लेकिन हम इनका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ये जो आवाज़ आ रही है, जो उच्चारण हो रहा है, मुख के किस भाग से हो रहा है, हमें इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए क्या है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उसे ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु मुख के जिस भाग को छूती है वो उसका उच्चारण स्थान होता है। सबसे पहले आ जाइए बच्चों, देखिए कंठ। कंठ यानी कि गला है। देखिए मैंने पिक्चर बनाई है, कोशिश की है आपको इससे समझाने की, ध्यान दीजिए, समझ आ जाएगा। गला, कंठ। अब देखिए अ, आ, क, ख, ग, घ, ट तथा विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं, प्रातः, अतः, आपने 2 बिंदु देखे होंगे, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, फिलहाल आप इसे समझिए। बच्चों मेरे साथ इसका उच्चारण करते जाइए ताकि आपको भी ये क्लियर हो जाए कि उच्चारण स्थान। जब मैंने कंठ कहा तो कंठ क्यों है, कैसे है। देखिए अ, मैंने जब बोला अ तो कहाँ से आवाज आई, गले से, कंठ से। बच्चों हमारा आपने देखा है गले का जो स्ट्रक्चर होता है, आप अपने गले को छू के देखिए, गले से ये आवाज आ रही है, कहाँ से, कंठ से। तो ये वाले जो वर्ण है ये सभी कंठ्य वर्ण है, यानी कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। अ, आ, क, ख, ग, घ, ट तथा विसर्ग। तो इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। इसके बाद दूसरा अभी छोड़िए, इस पर आइए तालव्य पे, क्योंकि मैं आपको सीरीज वाइज बता रही हूँ सीरीज वाइज कि कैसे कैसे हमें बढ़ना है। जब हम कंठ से गले से अपने मुंह की तरफ, बाहर की तरफ आते हैं तो उसके बाद क्या मिलता है हमें, तालु। बच्चों कंठ से जब हम ऊपर आते हैं, आप अपनी जीभ को ऊपर की तरफ मोड़ के देखेंगे। जब आप जीभ अपनी ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो जहाँ पे वो टच हो रही है वो हमारा जो हिस्सा है वो है तालु का, उसे बोलते हैं तालु। ये देखिए ये जो हमारा मुंह का हिस्सा है, जब हम मुंह खोलेंगे ऊपर की तरफ का, ये दिखा रहे हैं अंदर से, आपको मैंने दिखाया है। जब आप अपनी जीभ को ऊपर की तरफ टच करेंगे तो क्या होगा, वो जो हिस्सा है वो है तालु का, उसे अब तालु यानी कि इन वाले, ये वाले जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान है तालव्य। कैसे, ई, च, छ, ज, झ, म तथा श। आप एक बार बोल के देखें, इन वर्णों का उच्चारण करने में आपकी जीभ तालव्य से टकराती है तो वो जो हिस्सा है आपका, आप खुद समझ जाएंगे वो क्या है, तालु है। तो इनका उच्चारण स्थान तालव्य। इसके बाद आ जाइए मूर्धन्य पर। अब देखिए मूर्धा क्या है, ये देखिए, ये भी मैंने मुंह के अंदर का पार्ट बनाया है। अब आप इसको बोल के देखेंगे, जब आप इसे बोलेंगे आपको समझ आ जाएगा आपकी जीभ कहाँ पे जाकर स्पर्श कर रही है। तो जहाँ वो स्पर्श कर रही है वो स्थान हमारा होता है मूर्धा। देखिए ट, ठ, ड, ढ, वी, र तथा श। जब मैंने ये बोला है बच्चों, मेरी जीभ दांतों से पीछे अंदर की तरफ, मुंह के अंदर जो हमारा जवाड़ा होता है उसमें अंदर की तरफ जो हमारा हिस्सा है मुंह के अंदर का, तालव्य से आगे, तालव्य से थोड़ा और आगे और दांत के ठीक पीछे वो जो हिस्सा होता है वो मूर्धा होता है। आप इसको जब बोलेंगे आपको खुद समझ आएगा, बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, री, र तथा श। तो ये जो सारे वर्ण हैं बच्चों, इनका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धन्य। ठीक है, आगे आइए। अब हम देखिए, हम कंठ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कंठ, फिर हमारा हो गया तालव्य, फिर मूर्धन्य। इसके बाद आ जाइए दंत्य पर। दंत्य यानी कि दांत। देखिए त, थ, द, ध, ल तथा स। बच्चों जब मैं इन वर्णों का उच्चारण कर रही हूँ तो क्या मेरी जीभ दांत से टच हो रही है, दांत को छू रही है। बोल के देखें आप भी, त, थ, द, ध, ल तथा स। तो ये है हमारे दंत यानी कि दंत, ये इसके इनके उच्चारण स्थान है हमारा दंत। इसके बाद आइए ओष्ठ यानी कि होठ। अब देखिए इनको बोल के देखिए, ऊ, 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 उ, प, फ, ब, भ। इसमें क्या हो रहा है, आपके होठ क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके उच्चारण स्थान हो गया हमारे ओष्ठ है। इसके बाद आ जाइए नासिका। ये देखिए यानी कि नाक, ये वाले कुछ वर्ण है, जब हम बोलते हैं तो नाक से आवाज आती है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ अम, अंग, अंग, य, न तथा म। जब मैंने ये सब बोला तो आवाज कहाँ से आई, नाक से आई, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया नासिका। ये होते हैं बच्चों हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान। इसके अलावा कुछ वर्ण और होते हैं, जैसे दंतोष्ठ्य में आते हैं व।
मैंने बोला व, जब मैं व बोल रही हूँ तो मेरे दांत और होठ आपस में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए ए आए, कंठ और तालव्य, इसमें क्या हो रहा है, मेरी जो मैं जब बोल रही हूँ ए आए, इसमें कंठ से आवाज आ रही है और तालव्य का भी प्रयोग हो रहा है, तालव्य को वो छू रही है हमारी जीभ। ओ औ, कंठ और ओष्ठ्य, इसमें कंठ आप बोल के देखें, ओ औ, कंठ और ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य हो गया इसका उच्चारण स्थान, कंठ से आवाज आ रही है और ओष्ठ भी हमारे होठ भी क्रिया कर रहे हैं। ये सारे होते हैं हमारे उच्चारण स्थान। मैंने आपको ये समझाया, इसके आगे भी और वीडियो आप देखते रहें, उसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप इनका उच्चारण करके देखें, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। माध्यम से वर्णमाला का ज्ञान किया, अभी वर्णमाला जानी, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, मात्राएं, मात्रा क्या होती है, व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाने वाले स्वरों के परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। यानी कि जब हम व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं तो जब उसका रूप बदलता है उसे बोलते हैं मात्रा। जैसे स्वर देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे स्वर हैं। इनकी मात्राएं देखिए, जब हम इनका व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं कैसे लगती है। अ की मात्रा नहीं लगती बच्चों, आ की मात्रा होती है। देखिए इस तरह से, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, री की मात्रा देखिए नीचे लगती है स्वर के साथ, व्यंजन के साथ, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ और औ की मात्रा, इस तरह से मात्राएं लगती हैं। सभी व्यंजनों में बच्चों अ होता है। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ अ होता है। अ के बिना व्यंजन इस तरह से लिखते हैं। अगर उसमें अ नहीं है, वो अ से रहित है, यानी कि स्वर से रहित है व्यंजन, तो वो ऐसे लिखा जाएगा हलंत लगाकर, जैसे क के साथ हलंत, ख के साथ, ग के साथ। दूसरा देखिए पॉइंट, उ की मात्रा र के साथ कैसे लिखते हैं, र के साथ हमने जब उ जोड़ा इस तरह से लिखेंगे उसे, रुकना, रुपया। फिर जब बड़े उ की मात्रा हम र के साथ लगाते हैं, जब हम र के साथ बड़े उ की मात्रा लगाएंगे तो वो इस तरह लिखा जाएगा। यहाँ देखिए इसमें फल है थोड़ा सा, रूठना। फिर र के साथ री की मात्रा नहीं लगती। तो ये कुछ पॉइंट है बच्चों, इनका आप ध्यान रखेंगे, ये आपको हमेशा काम आएंगे। अभी से लेकर आप हमेशा आगे तक जहाँ भी आपको हिंदी की जरूरत होगी वहाँ पे ये शब्द आपके काम आएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका ध्वनिया कुछ वर्ण और है जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए अयोगवाह, अयोगवाह क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में अम यानी कि अनुस्वार और अह यानी कि विसर्ग के को अयोगवाह कहते हैं। ये जो दो है देखिए, अम और अह, अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ये स्वर की श्रेणी में भी नहीं आते, व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं आते, लेकिन वर्णमाला में इन्हें स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले स्थान दिया जाता है, रखा जाता है। तो ये होते हैं अयोगवाह। दो हो गए हमारे, अम और अह, अनुस्वार और विसर्ग। अगला देखिए बच्चों, अनुस्वार। अभी मैंने आपको पढ़ाया अनुस्वार और विसर्ग, तो उसके बारे में बता दो अनुस्वार और विसर्ग है क्या। इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक की सहायता से होता है। इसका चिन्ह देखिए, ये है, ये आप देख रहे हैं छोटी सी बिंदी लगी हुई है, ये अनुस्वार का चिन्ह है। इसे वर्ण के ऊपर लगाते हैं, वर्ण के ऊपर आता है। जैसे देखिए पंख, हंस, गंगा। जब मैंने बोला पंख तो नाक से अंक की आवाज आई, नाक से आवाज आई पंख, हंस, गंगा। देखिए अंक की जो आवाज आ रही है वो नाक से आ रही है, तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, नाक की सहायता से। अगला है देखिए विसर्ग। इसका उच्चारण कंठ से ह के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण कंठ से यानी गले से ह के समान होता है। इसका चिन्ह होता है, ये देखिए ये दो बिंदी। इसका प्रयोग वर्ण के अंत में होता है, इसको वर्ण के अंत में रखते हैं। जैसे देखिए अतः, अब मैंने बोला अतः, तो अंत में ह का स्वर आ रहा है, आवाज आ रही है। प्रातः, प्रायः, तो ये हो गए हमारे विसर्ग जो कि वर्ण के अंत में लगते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं ह की ध्वनि सुनाई देती है हमें। इसके बाद देखिए अनुनासिका। जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे ये देखिए ये इसका पहचान चिन्ह है। इसे वर्ण के ऊपर प्रयोग करते हैं, जैसे आंख, चांद, गांव आदि। आंख, चांद, गांव, यहाँ वहाँ, जहाँ भी ये चंद्र बिंदु आपने सुना है, इसे ही कहते हैं अनुनासिका। अगला देखिए
स्वर और व्यंजन, इसके अलावा जो भी वर्णमाला में आता है, जिसका हम भाषण में प्रयोग करते हैं ध्वनियों के रूप में, वो सब मैंने आपको आज अच्छी तरह समझा दी।